हेलो साथियों, कैसे हैं? सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का अपना वीडियो लेक्चर सीरीज का जो टॉपिक है, तो उसमें हमने जो है अभी तक फर्स्ट जो उसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था उसके पोस्टुलेट देख लिए थे। और पोस्टुलेट के बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो हमने देखा था वो था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में से हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए थे। ठीक है, इससे पहले एक टॉपिक और आता है जो मैं आपको उस टाइम लिखवाना भूल गया था, और वो टॉपिक था माइकलसन मोडले। तो माइकलसन मोडले जो एक्सपेरिमेंट था वो जो सबसे पहले, क्योंकि जब हमने मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट होने के पीछे रीजन क्या था, कि हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा सिस्टम था, या फिर हम कह सकते हैं हम ऐसा एक वो फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि वो क्या बोलते हैं उसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि निर्देश तंत्र जो क्या हो, जो एब्सोल्यूट हो। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि जिसके अंदर हर एक पिंड की गति की हम व्याख्या कर सकते हैं, वो उसके चेंज होने पर, निर्देश तंत्र चेंज होने पर वो चीज चेंज नहीं होती हो। ठीक है, तो या गति चेंज नहीं होती हो। लेकिन ऐसा कोई निर्देश फ्रेम था नहीं, तो फिर किसी हाइगेन्स ने कहा था कि एक ईथर है जो सब जगह फैला हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हुई, और ईथर की खोज करने के लिए सबसे पहले माइकलसन मोडले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और माइकलसन मोडले ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि व्यतिकरण का यूज किया था। उन्होंने किसका यूज किया था? किस फिनोमिनन का? प्रकाश के व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस का यूज किया था, इस फिनोमिनन का यूज करके, और वो फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो उसके अंदर एक शिफ्ट आता है, इसके अंदर की है ना, जब आप माइकलसन मोडले पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप जब उसको 90 डिग्री एंगल पे घुमा के प्रैक्टिस करते हैं, और उसमें, और जब आप एक पहले आप एक फिक्स जो आपका आपने सेटअप बनाया उस पर आप फ्रिंजे काउंट करते हैं, देन उसके बाद 90 डिग्री एंगल पे घुमा के जब फ्रिंजों को फाइंड आउट करते हैं, तो कुल मिला के क्या होता है, फ्रिंजों में शिफ्ट आता है। ठीक है, तो फ्रिंजों का नंबर कितना होता है, तो आप ये देख लेना कि माइकलसन मोडले ने मोडले प्रयोग, ठीक है, माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट, आप इसको लिख लेना इंग्लिश में। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, जो व्यतिकरण की जो फ्रिंजें बनती है उसमें कितना शिफ्ट होता है, मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला, क्योंकि उस फॉर्मूले को अभी तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन मान लो फॉर्मूला पूछ ले या फिर उस पर कोई क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल देते तो बड़ा सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल होता है। और वो न्यूमेरिकल क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो यह है कि फ्रिंजो, विस्थापित फ्रिंजों की संख्या, जो विस्थापित फ्रिंजों की संख्या, जो विस्थापित फ्रिंजों की संख्या उसमें आती है n, वो कितनी आती है, वो आती है 2d v स्क्वायर अपॉन x c स्क्वायर। ठीक है, 2d v स्क्वायर अपॉन x, अच्छा लेमदा c स्क्वायर, x की जगह लेमदा, सॉरी लेमदा c स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, इसके अंदर d का मतलब है, देखिए d का मतलब है डिस्टेंस आपको गिवन होगी, जो आपके जो मिरर लेंगे उनके बीच की डिस्टेंस होगी, v यानी कि वेलोसिटी, ठीक है, ये आपको गिवन होगी। दूसरा उसके बाद में c लाइट की वेलोसिटी, लेमदा यानी कौन सा प्रकार, हम प्रकाश जो है यानी कि लाइट कौन से यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ फिल्म कितनी शिफ्ट होगी जब आप 90 डिग्री के एंगल पे उसको ले जाके प्रैक्टिकल करते हैं, उसी प्रैक्टिकल को। ठीक है, तो कितनी शिफ्ट होगी, तो ये शिफ्ट होता है, ये आपको याद रखना है, सीधा सीधा फॉर्मूला 2d v स्क्वायर अपॉन लेमदा c स्क्वायर, 2d v स्क्वायर अपॉन लेमदा c स्क्वायर। ये क्या है, माइकलसन मोडले के लिए जो है वो फ्रिंजों की संख्या कितनी शिफ्ट होती है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद करना, मैंने आपको पहले ही कहा था, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको याद करनी पड़ेगी फॉर्मूले की। ठीक है, तो याद करने वाली जो चीजें हैं उसमें से एक आप ये मान लीजिए। अब उस एक्सपेरिमेंट को मैं अगर पढ़ाने बैठो तो मेरे को करीब करीब 1-1.5 घंटे की जो मेरी क्लास है उस एक्सपेरिमेंट में लग जाएगी, कि कैसे आता है ये फॉर्मूला, कैसे आता है, मुझे उस पर नहीं जाना। ये आप अगर देखना चाहें तो आपकी बीएससी की बुक जो है उसका फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको मैकेनिक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक था मैं उसके आगे चल रहा हूँ। हम किस पे थे, हम थे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे। ठीक है, किस पे थे, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे। ठीक है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए थे। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या था कि जब आप एक एस फ्रेम है जो आपकी स्टेबल है, एक एस डैश फ्रेम है जो कि मूवेबल है, ये एक एस फ्रेम थी इस तरह से हमारी। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, एस डैश फ्रेम है वो मूव हो रही थी, किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से मूव हो रही थी। ये इसका ओरिजिन ओ डैश, ये जेड, और ये जेड डैश, ये एक्स, और ये एक्स डैश, ये था हमारा वाई, और ये वाई डैश। ठीक है, यहाँ हमने एक पॉइंट लिया था जिसके कोऑर्डिनेट हम P पॉइंट जो था, सॉरी ये हमने कोऑर्डिनेट लिया था P, और यहाँ से हमारी क्या थी, लाइट जो थी उसको हमने टॉर्च ऑन किया था, तो लाइट यहाँ पहुँचती है, तो इसके कोऑर्डिनेट x,
वाई जेड और टी थे, इसके एक्स डेज वाई डेज और जेड डेज और टी डेज थे, ठीक है। और हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या निकाला था, जब हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था तो वो था x इक्वल टू एक्स डेज माइनस वी टी, सॉरी प्लस में वी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है। y जो निकाला था वो y डेज के इक्वल, z निकाला था वो z डेज के इक्वल, और t जो निकाला था, ठीक है, वो था t डेज प्लस t डेज प्लस x v अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास ये जो है इक्वेशन जो थी हमारी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की बनी थी, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर से, कल हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो सेम यही इक्वेशन बन रही थी, ठीक है। तो इन इक्वेशन से अब मुझे क्या आगे फाइंड आउट करना है, मुझे वेलोसिटी है ना, यानी कोऑर्डिनेट तक तो हम पहुंच गए थे, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी में आपस में क्या रिलेशन होगा, तो मैं उससे आगे देख रहा हूँ, ठीक है। तो एस फ्रेम में अगर मैं जाता हूँ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx अपॉन dt, ठीक है। एक्स फ्रेम की बात कर रहा हूँ ना, एक्स डायरेक्शन में। y में जाऊंगा तो dy अपॉन dt, और z में जाऊंगा तो क्या होगा, dz अपॉन dt। सिमिलरली एस डेस की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स डेस में करेंगे तो ये डेस वाले कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। ये जो हमारे को वेलोसिटीज मिलेगी वो ये मिलेगी एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो मुझे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन की वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कर लेते हैं, तो मैं इसी से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। कि यहाँ से अगर मुझे सपोज कर लीजिए dx चाहिए, तो dx कितना बनेगा मेरा, dx हो जाएगा कुछ ये वाला, ये बाकी सब तो क्या है कांस्टेंट, तो ये बन गया। dt चाहिए मुझे, तो dt क्या मिलेगा, यहाँ से dt अगर चाहिए तो dt हो जाएगा मेरे पास टी डेज प्लस v अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर 1/2, ठीक है। ये मेरे पास dx और dt मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ux की बात करता हूँ, ux का मतलब क्या है, ux का मतलब है वेलोसिटी किस वाली में, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। अगर मैं u डेज कहूंगा इसका मतलब कौन सी होगी, इस वाले में होगी ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये ux के बराबर है, ये किसके बराबर है, uy के बराबर है, ये किसके बराबर मान लीजिए uz के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली ये किसके बराबर हो जाएगी, ये u डैश x के बराबर हो जाएगी, ये किसके बराबर हो जाएगी, u डैश y के बराबर हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, u डैश z के बराबर हो गई, ठीक है। वेलोसिटीज जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये, अपना आराम से इसको नोटेशन दे सकते हैं, दे दिया हमने। तो u x डैश क्या है, इसका मतलब है dx अपॉन dt फाइंड आउट करना है, समझ में आ रहा मेरे पास भाई, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है, जो स्टेबल है। तो dx अपॉन dt निकालना, रिलेशन मुझे किस में चाहिए, डेस वाले में, तो dx मेरा ये रहा, dt मेरा ये रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं dy देखूंगा तो dy किसके बराबर है, dy डेस के। इसी तरह से dz किसके बराबर है, dz डेस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो रखेंगे वो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा dx डैश प्लस v dt, ठीक है। और इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये तो ऑलरेडी हट जाएगा भाई, यहाँ डिवाइड में आ रहा है, ये सेम चीज आ रही है अल्फा, तो उसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डी टी डैश प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर और डी एक्स। दोनों तरफ आप क्या करिए, डी टी कॉमन ले लीजिए, है ना, ये डी टी डैश है, दोनों तरफ आप क्या करिए, डी टी जो है वो कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही कॉमन लेंगे, ये भी डैश था, ठीक है, जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से डी टी डैश कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यू एक्स डैश, है ना, ये क्या बन जाएगा dx। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, ताकि पहली बार में आपको कन्फ्यूजन ये रहे नहीं। dt डैश कॉमन लेंगे, बाहर एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर, ये बन जाएगा dx डैश अपॉन टी डैश, ठीक है। ये डैश लगा देना भाई, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ से देखिए डी ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास, अच्छा ये डैश में है, ये डैश, हाँ ये क्या बनेगा मेरा, ये बन जाएगा ये यू एक्स डैश, ठीक है। ये भी क्या बनेगा, यू एक्स डैश। तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है, कि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ये किसका है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का पहला फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब आगे जाइए, अब किसकी बात करते हैं, दूसरे वाले की। दूसरे वाला क्या हो जाएगा कि यू वाई क्या होगा, यू वाई ओवर डी टी, सॉरी डी वाई ओवर डी टी,
ठीक है। dy कितना है, dy ये रहा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, dy डैश लिख सकते हैं dy को। उसके बाद dt कितना है, तो dt मेरे पास ये यहाँ रहा, तो इसको वैल्यू रखिए यहाँ पे, dt डैश प्लस v अपॉन सी स्क्वायर dx डैश और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये डिवाइड में चल रहा है। ये डिवाइड वाला फॉर्मूला ऊपर चल जाएगा, नीचे से आप क्या करिए, dt फिर से कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप dt कॉमन लेके इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dt ऊपर जाएगा तो dy डैश अपॉन dt किसके बराबर आएगा, इसके डैश के, uy डैश के। तो ये क्या बन गया, uy डैश 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू द पावर 1/2, और नीचे यहाँ क्या बन जाएगा 1 प्लस ux डैश, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, ये आ रहा है dx, और dt हम कॉमन ले रहे हैं dt डैश, तो dx डैश अपॉन dt डैश इक्वल टू क्या है, ये वाला, ठीक है। तो v अपॉन सी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये इसका। सिमिलरली अगर आप यही चीज करते हैं z वाले के लिए, तो z वाले में क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ ये चेंजेस होगा, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला ये एज इट इज सेम ही चलने वाला है, 1 प्लस ux डैश v अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के तीनों जो फॉर्मूले हैं ux, ठीक है, uy और uz, इसका हमने x डैश यानी कि ux डैश और uy डैश और uz डैश के साथ में रिलेशन हमने देख लिया, ठीक है। इन दोनों का सेम साइज फॉर्मूला बनता है, बस ये चेंजेस होता है, ux का फॉर्मूला अलग है। तो क्या ध्यान रखना है, जिस दिमाग में रखना, जिस कोऑर्डिनेट की तरफ या जिस एक्सिस की तरफ एस डैश मूव कर रहा है उसका फॉर्मूला इस तरह का रहेगा, और बाकी दोनों जो पैरेलल वाले हैं उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का रहेगा। अगर ये चीज आपको कंफर्म हो गई है तो आगे बढ़े, समझ में आ रहा ना, फॉर्मूला तो याद रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ ये चीज याद रहनी चाहिए कि किस डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल जा रहा है, सॉरी एस डैश जा रहा है एस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जिस डायरेक्शन में एस डैश एस के रेस्पेक्ट में जा रहा है उसके वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह के रहेंगे, बाकी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से रहेंगे। यहाँ पे ये x डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या रहा है, ux वाली वेलोसिटी आ रही है। अब सपोज कर लीजिए ये मान लीजिए y डायरेक्शन में जा रहा होता, z और x क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं एक दूसरे के, तो ये फॉर्मूला जो है अभी ux का बन रहा है, ये ux का नहीं बन के ux का फॉर्मूला क्या बनता है, ux बराबर ux डैश, फिर ये आता पूरा का पूरा, ठीक है, और यहाँ क्या आता है uy डैश, ठीक है, ux डैश में क्या आता है, uy डैश आता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए आप, क्या ध्यान रखना है कि हम जिस डायरेक्शन, अब आप जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमने अभी पूरा डेरिवेशन किसके अकॉर्डिंग किया है, एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किया है। तो जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसको एक्स डायरेक्शन मानना है, ठीक है। अभी मैं वो बता दूंगा हमारा फॉर्मूला किस हिसाब से डेवलप किया, हमने इस हिसाब से डेवलप किया है कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो डायरेक्शन कौन सी होगी, कौन मूव कर रहा है, पार्टिकल नहीं, ये पी नहीं, एस डैश फ्रेम जो है वो एस के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनेगा आपका, ठीक है। तो ये था हमारे पास वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में इस पे करके आपको दिखाता हूं, है ना, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ये फॉर्मूला भी सबको याद होता है ना, ये फॉर्मूला भी सबको याद होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज या बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हमारे पास है नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करें, ठीक है। क्वेश्चन जब आ जाता है तब हम जाके वहां फंस जाते हैं, तो उस जो चीज, चलिए, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले 2-3 कंसेप्ट, एक कंसेप्ट है, 3 लाइनों का कंसेप्ट है, उस 3 लाइनों कंसेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तो आप इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के STR जो हमारी है, STR के जितने भी ये कंसेप्ट है, जितने भी न्यूमेरिकल है जो वेलोसिटी से रिलेटेड है, वो सारे के सारे कंप्लीट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे, ये नोट्स इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना, ठीक है, ये नोट इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना। इसका फर्स्ट जो है वो ये है, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जिसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है वो अगर पूछा गया है, अल्टीमेटली यही पूछेंगे कि मान लीजिए दो पार्टिकल ए और बी है, ए की वेलोसिटी इतनी है, बी कितनी है, तो ए की बी के रेस्पेक्ट में निकालिए, ऐसे कुछ दिया होगा ना। तो जिसकी फाइंड आउट करनी है ना, जिसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है वह ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इस ऑब्जेक्ट की जिसके रेस्पेक्ट में, यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ऑब्जेक्ट की जो है या फिर जो भी पार्टिकल है उस पार्टिकल की एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो है वो ज्ञात कीजिए। तो जिसके रेस्पेक्ट में ज्ञात करनी है वो मेरा क्या होगा, वो होगा एस फ्रेम, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जिसके
सापेक्ष निकालनी है वह जिसके सापेक्ष निकालनी है वह कौन सा होगा? एस फ्रेम होगा। ठीक है, एस फ्रेम कौन होगा? जिसके सापेक्ष निकालनी है। ठीक है, और बाकी बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा? एस डैश फ्रेम। ठीक है, और बचा हुआ एस डैश फ्रेम होगा। ये दो चीज दिमाग में रखिए आपको। तीसरी फिर अपने आप हो जाएगी, क्या है? जिसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन में ये लास्ट में जो लिखा रहेगा कि इसकी वेलोसिटी, इसका वेग ज्ञात कीजिए। वो जिसका ज्ञात करना है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। फिर अब क्वेश्चन में आपको क्या है? जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी। ये नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ये कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी इसके सापेक्ष, यानी कि ए की वेलोसिटी बी के सापेक्ष। तो इसका मतलब ए ऑब्जेक्ट हुआ और बी क्या हुआ? हमारा एस फ्रेम हुआ। बाकी जो भी चीज उसके अंदर क्वेश्चन में दी होगी वो कौन सी हो जाएगी? एस डैश फ्रेम हो जाएगी। 3 फ्रेम आपको अपने आप मिल जाएगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब आप देखोगे उसके अंदर तो नॉर्मली क्या होगा? अर्थ जो रहेगी उसमें इंक्लूडेड रहेगी, या फिर आपको जड़त्व निर्देश तंत्र दिया रहेगा कि ये जड़त्व निर्देश तंत्र, इसके रेस्पेक्ट में इन दोनों की वेलोसिटी इतनी है, तो इस दूसरे के रेस्पेक्ट में पहले की वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, बड़ा सिंपल सा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, ध्यान क्या रखना ये चीज, अगर ये चीज आपको दिमाग में है तो आप सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। ये लट के रखिए दिमाग में, जब भी एक ऐसे क्वेश्चन आए एसटीआर पे तो आपको क्या ध्यान रखना? जिसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है वह क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है? जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है वो क्या हो जाएगी? मेरी एस फ्रेम। और बचा हुआ क्या हो जाएगा? एस डैश फ्रेम। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन से करते हैं, मैं समझाता हूँ कैसे क्या होगा। एक क्वेश्चन है, खुद के बनाए हुए क्वेश्चन ही फ्रेम कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ, फिर उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हम लेंगे कभी। ये है 2 पार्टिकल्स ए एंड बी मूव इन ए सेम डायरेक्शन विद स्पीड va एंड vb विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। जो भी है, कोई एक इनर्शियल फ्रेम दे रखी है मेरे को, ये एक इनर्शियल फ्रेम है ना? तो फ्रेम को मैं क्या मान लेता हूँ? मान लीजिए सिग्मा से लिख देता हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी है। इस फ्रेम को मैंने क्या लिख दिया? सिग्मा से। इसमें क्या कर रहे हैं? 2 पार्टिकल हैं वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इनकी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। ए जो है वो va वेलोसिटी से, बी पार्टिकल किससे कर रहा है? vb वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 1 ये कह रहा है कि अब ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में दी है? सिग्मा के रेस्पेक्ट में ना। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी? क्या है? स्पीड ऑफ ए, है ना? स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, और एक यहाँ दे रहा है कि जब va इक्वल टू कितना है? इफ va इक्वल टू सी, कि जब va इक्वल टू सी है, इफ va इक्वल टू सी, तो हमें क्या देखना है? ए की वेलोसिटी निकालनी है बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब क्वेश्चन के उस 3 जो मैंने अभी जस्ट आपको लिखा है उस पर जाइए। पहला क्या था? जिसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है वो मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है? स्पीड ऑफ ए की फाइंड करनी है। ठीक है, तो ए मेरा क्या हो गया? ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ए क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या था? जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है वो क्या होगा? एस फ्रेम। तो ये मेरा क्या होगा? वीबी वाला, ये होगा मेरा एस फ्रेम। तो बचा हुआ कौन सा? ये, तो ये क्या होगा? मेरा एस डैश फ्रेम होगा। बस ये नोटेशन अगर आप कर लेते हैं तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब अगला देखिए, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था यू एक्स इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब यहाँ से मुझे इसमें पुट करना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? यू एक्स डैश चाहिए। यू एक्स डैश का मतलब क्या है? यू एक्स डैश का मतलब है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एस डैश के रेस्पेक्ट में कितनी है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एस डैश के रेस्पेक्ट में कितनी है, ये आपको नोटेशन पहले से पता है ना। यू एक्स का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एस फ्रेम में। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एस डैश फ्रेम में। इसका मतलब क्या है? एस डैश की वेलोसिटी एस के फ्रेम में। समझ में आ रहा? ये भी लिख देता हूँ। यू एक्स डैश का मतलब क्या है? velocity of object with respect to s dash frame। ठीक है, with respect to s dash। दूसरा ux क्या है? velocity of object with respect to s। फिर v क्या है? velocity of s dash with respect to
एस, ठीक है, तीनों चीजें हैं। तीन तो क्या हो गई, तीन तो हो गई हमारी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नोट, और तीन ये क्या है जो हम पहले से पढ़ चुके हैं ना, वो कंसेप्ट है। तो अब देखिए यू एक्स डैश कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एस डैश। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एस डैश, सिग्मा के रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये जा रहा है वी ए वेलोसिटी से। ये किसके बराबर है, सी के बराबर है, क्वेश्चन में दिया है। दूसरा क्या चाहिए मुझे, v चाहिए, क्योंकि ux तो मुझे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि आप ये फाइंड आउट करिए कि ये इसके रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से फाइंड आउट कर जा रहा है। तो अब देखिए v का मतलब क्या है, एस डैश की वेलोसिटी एस के रेस्पेक्ट में। अब देखिए एस डैश तो हमारा स्टेबल है ना, एस डैश तो क्या स्टेबल, तो एस डैश इस एस के रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से जा रहा है। तो मान लीजिए स्टेबल है मेरे पास, ठीक है, ये स्टेबल है। मार्कर क्या कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में वीबी वेलोसिटी से जा रहा है। तो मुझे क्या देखना है, ये वीबी से कौन जा रहा है, ये, तो इसके रेस्पेक्ट में ये किससे जा रहा है, तो ये माइनस वीबी से जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो हमारे क्वेश्चन में आएगी ये कितना हो जाएगा, माइनस वीबी। सारी वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो यू एक्स इक्वल टू कितना हो गया, सी माइनस वी बी अपॉन 1 माइनस ये सी, और ये v की जगह वी बी अपॉन सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसिल आउट, ये सी जाएगा ऊपर, तो सी माइनस वी बी, यहाँ पे क्या बनेगा, सी इधर आएगा तो सी माइनस वी बी, सी माइनस वी बी कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, अब इतने सा करने के लिए 3 लाइन वो और 3 चीजें ये कंसेप्ट अगर दिमाग में रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, ये इसका ए पार्ट था। बी पार्ट क्या है इसका उल्टा कर लीजिए। उल्टा कर क्या कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ ए, सॉरी स्पीड ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, और ये वी बी इक्वल टू कितना दे दिया, सी दे दिया, कि स्पीड ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए एंड वी बी, और साथ में ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या ये फॉर्मूला सेम रहेगा, ये थोड़ा बहुत चेंजेस होगा जिसे मैं कर देता हूँ अभी। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले ये भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से स्पीड ऑफ बी किसकी फाइंड आउट करनी है, बी की, तो बी क्या होगा इस बार मेरा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब जिसके रेस्पेक्ट में दी गई है वो कौन से होगी, एस फ्रेम होगी, है ना, जिसके रेस्पेक्ट में ज्ञात करनी, सॉरी जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो क्या होगी मेरी, एस फ्रेम। तो किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ए के रेस्पेक्ट में निकालना है, इसका मतलब ये मेरी क्या होगी, एस फ्रेम होगी। बची हुई कौन सी है, वो मेरी हो जाएगी एस डैश फ्रेम। तो ये मेरे पास क्या है, एस डैश फ्रेम। एस डैश को इस तरह से देख सकते हैं कि किस जो वेलोसिटी है आपकी, यानी कि एस की वेलोसिटी उसके किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है, वो वाली हो जाएगी, है ना। तो देखिए अब यहाँ से, या फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है उसको हम एस डैश मान लेंगे। ठीक है, तो जो है इंटरप्ट के लिए सॉरी, चलिए आगे चलते हैं। तो मैं अभी जो आपको क्वेश्चन ले रहा था वो क्या था कि जो बी है वो ए के रेस्पेक्ट पे मूव कर रहा है, तो यहाँ से हमने ये चीज कर ली थी, ऑब्जेक्ट क्या होगा, एस डैश क्या होगा, एस क्या होगा हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसमें आ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एस डैश। ऑब्जेक्ट क्या है, ये इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वी बी दे रखी है। ठीक है, जो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है मान लीजिए। नेक्स्ट ये फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करनी है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ एस डैश विद रेस्पेक्ट टू एस, तो एस डैश की एस के रेस्पेक्ट में, तो ये अगर वी ए से जा रहा है इसका मतलब ये इधर किस में जाएगा, माइनस वी ए से, तो ये कितना हो गया, माइनस वी ए हो गया। रख दीजिए यहाँ वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, सी माइनस वी ए अपॉन 1 माइनस सी वी ए अपॉन सी स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर से एक कैंसिल आउट, कुल मिला के फिर से ये सी ऊपर चला जाएगा और ये जाएगा सी माइनस वी ए अपॉन सी माइनस वी ए, ये कैंसिल आउट होकर ये कितनी मिल जाएगी, सी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा कि यहाँ से जब आप इसमें दोनों वैल्यू क्या थी इनकी, सेम थी। अगर मान लीजिए ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तब क्या चीज चेंज आ जाएगी, वो नेक्स्ट में क्वेश्चन अलग से ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे समझे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई वो बहुत बड़ी वाली बात है नहीं हमारी। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक थोड़ा सा और चेंजेस करना है। ये 3 कंसेप्ट, तो ये इनमें कोई चेंजेस नहीं है, इनकी जो डेफिनेशन है और जो कंसेप्ट है हमारे 3 जो नोट में लिखाए थे उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिचुएशन अलग अलग बनाएंगे, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर हम इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि 2 पार्टिकल ए एंड बी मूव इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन नहीं है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरा किस में जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है,
तो पहले पार्टिकल को हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए ए है तो दूसरा क्या है, तो इसकी वेलोसिटीज क्या हो गई, ये वाली हो गई। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में मूव विद इन सेम इनर्शियल फ्रेम, यानी कि एक इनर्शियल फ्रेम में दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अब वही क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, है ना ये हाँ, और इफ वी बी इज इक्वल टू सी, ये क्वेश्चन हमें दिया। क्वेश्चन सेम ही है, बस चेंज क्या किया है, ये थोड़ा सा चेंजेस किया है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन की बात हम करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि b की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू है, तो ये कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कंसेप्ट में चलते हैं, किसकी निकालनी है, b की निकालनी, तो b मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में, तो a मेरा क्या हो गया, s फ्रेम। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में गिवन है, या तो बचा हुआ कौन सा है, वो मेरा ये है, तो ये जिसके रेस्पेक्ट में गिवन है वो मेरा क्या हो गया, s फ्रेम हो गया। समझ में आ गया। चलिए अब यहां से अब एक चीज देखिए कि एस फ्रेम, समझना, एस फ्रेम एस डेस फ्रेम एस के सापेक्ष किस डायरेक्शन में जा रहा है, पहले दोनों सेम डायरेक्शन में थे। अब क्या हो रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है। इसको वाई डायरेक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ, जे कैप से लिख देता हूँ। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन, यानी कि क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, ये कहा था कि एस डैश एस के सापेक्ष किस वेलोसिटी से जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा। देखो अगर मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, एक्स डैश वाला लेते हैं। ठीक है, डिवाइड में प्लस में करके। अगर मान लीजिए जहां एक्स डैश में जा रहा है उसका वेलोसिटी में किस में निकालनी, दूसरे में, तो चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये माइनस से इधर जा रहा है, किससे, वी ए से। तो यहां से जब मैं नोटेशन लिखूंगा तो नोटेशन क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो कि मेरा v जो है वो क्या है, v जो है वो मेरा क्या है, वो है वी ए माइनस आई कैप डायरेक्शन। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस का वी ए आई कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, अब पूछा क्या है, क्योंकि देखो अब इसके अंदर ये जो चीज पूछी गई है इसमें हमें तीनों कंपोनेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, तीनों कंपोनेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करने पड़ेंगे, तो बात करते हैं इसकी। उसकी डायरेक्शन जो आपका वी बी वाला है, तो जो वी बी की डायरेक्शन किसके, ऑब्जेक्ट की दे रखी है वेलोसिटी, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में दे रखी है। तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन यहाँ बड़ा है तो ऑब्जेक्ट डायरेक्शन किस डायरेक्शन जा रहा है, जे केव डायरेक्शन जा रहा है। तो इसका मतलब आई और इसके के वाले कंपोनेंट क्या होंगे, जीरो। ठीक है, अभी तक जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी। लेकिन जैसे ही ऐसा केस आ जाता है कि परपेंडिकुलर या कुछ एंगल बनाते हुए, तो हमें दोनों कंपोनेंट लेने पड़ेंगे या तीनों कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अगर मैं तीनों कंपोनेंट लेना चाहूँगा तो क्या हो जाएंगे इसके, तो मैं ऐसा करते हैं, इसके तीनों कंपोनेंट ले लेते हैं। तो यू बी है ना, यू बी एक्स कंपोनेंट। ठीक है, यू बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा। यू बी का वाई कंपोनेंट कितना होगा, वी बी होगा। ठीक है, अगला देखिए, वी बी बराबर कितना है, सी, तो ये सी हो जाएगा। यू बी का जेड कंपोनेंट कितना होगा, जेड कंपोनेंट देखिए ना, जेड कंपोनेंट कितना है, जीरो। भाई हम क्या कहते हैं, सॉरी डैश वाले हैं ना ये, कौन से, सब डैश है। यू बी डैश, क्योंकि वो तो हमें फाइंड आउट करना है। डैश वाले कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एस डैश के रेस्पेक्ट में ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सिर्फ इसकी एक ही डायरेक्शन में वैल्यू है, आई और जे में कितनी है, जीरो। तो आई और जे में कितनी होगी, जीरो, और बाकी जो हमें गिवन है वो हमने लिख दी। ठीक है, ये क्या है जो फाइंड आउट करनी है तो कर लीजिए। अब इसके क्योंकि तीन कंपोनेंट है, तीन वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पहली निकालूंगा तो क्या होगी, यू बी एक्स। ठीक है, यू बी एक्स, तो यू बी एक्स कितनी हो जाएगी, तो आप देखिए यू बी एक्स यहाँ से। अब देखिए, अब ये जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, यू एक्स डैश यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन वन प्लस यू एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है,
ये फॉर्मूला कब है, मैंने क्या कहा था, एस डैश जो है वो एस के रेस्पेक्ट में जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला में ये चीज हम रखते हैं, रख दिया। यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, तो जैसे सॉल्यूशन करोगे ये कितना है 0, भाई बी वाला है ना कंपोनेंट, ये सब बी नहीं लिखा तो ये बी लिख दीजिए यहाँ पे एक बार, है ना, ये बी एक्स, ये भी बी एक्स, ठीक है। तो ये कितना है 0, सी कितना है, सी देखिए उधर से, सी का मतलब क्या है, सॉरी सी मतलब सॉरी वी कितना है, तो ये माइनस का, तो ये माइनस का वी बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगला देखिए 1, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 0 है तो ये 0 हो गया, ये कितना है वी ए, तो वी ए हो गया, ठीक है, वी ए तो वी ए हो गया, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो गया, तो कुल मिला के ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा माइनस का वी ए, क्योंकि देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके सब 0, यहाँ 0 तो कितना हो गया माइनस का वी ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस के वी ए वेलोसिटी से मूव करेगा, किस डायरेक्शन में, माइनस का वी ए मतलब आई डायरेक्शन, इसको आई कैप ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, चलिए एक निकल गया, ये मैं यहाँ लिख दूँ, जो निकलते जा रहे हैं मैं ऊपर लिखते जा रहा हूँ ना, तो मेरा यू बी एक्स जो मैंने फाइंड आउट किया है वो कितना आया माइनस का वी और आई के के साथ। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यू बी वाई, है ना, नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं यू बी वाई। अब यू बी वाई देखिए, तो यू बी वाई कितना हो जाएगा, यू बी वाई के लिए फिर से यहाँ चल जाइए इसमें, है ना, यू बी वाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि यू बी वाई डैश, ठीक है, यू बी वाई डैश, ये क्या बनेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू बी एक्स डैश, है ना, यू बी एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। अब आप जाइए पिछले जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें क्या कहा था कि वाई डैश, जब वाई वाला फॉर्मूला बनेगा, अगर मान लीजिए एस जो है, या सॉरी एस डैश के रेस्पेक्ट में एस अगर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो वाई और जेड के फॉर्मूले में क्या आता, ऊपर ये चीज आ जाती है, नीचे यहाँ क्या आता है, ये समझ में आ गया ना, ये चीज कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसका मतलब दूसरा फॉर्मूला यूज होगा, तो इसके अकॉर्डिंग यू बी वाई डैश कितना है सी, तो ये लिख दिया सी, ठीक है, 1 माइनस वी कितना है, वी रहा माइनस, है ना, स्क्वायर करेंगे तो भी क्या रहेगा, ये यही चीज रहेगी, कोई इसमें समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें आ जाइए, तो 1 माइनस यू बी सी, ये कितना है सी, ये कितना है वी की जगह वी है, डिवाइडेड बाई ये कितना है सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है ना यहाँ तक भाई, ये कितना था सी, तो सी लिख दिया, यू बी ये कितना है, सॉरी वी कितना है, माइनस का वी है तो माइनस कर दिया, सी स्क्वायर, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा सी, ठीक है, इसमें से सी बाहर ले सकते हो, है ना, सी बाहर लोगे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा सी स्क्वायर, ये सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस वी ए स्क्वायर टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या बनेगा सी माइनस वी ए टू द पावर 1, तो कुल मिला के इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको आगे सोल्व कर सकते हैं ना, जैसे आगे सोल्व करोगे या फिर यहीं छोड़ दे, हो जाएगा यहीं से काम अपना, ये सी यहाँ चला जाएगा तो सी माइनस वी ए हो गया, और ये सी इधर से कॉमन आके बाहर, ये भी क्या बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी ए, सी से सी, अच्छा एक सी बचा रहेगा, ये सी स्क्वायर बाहर आएगा, ये सी नीचे आएगा, तो ये सी से सी बचेगा, तो एक सी तो बचा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा ये एक सी यहाँ पे बचा रहेगा, तो कुल मिला के ये जो वैल्यू आपको मिलने वाली है ये मिल जाएगी सी बी सी सी, कुछ गलती कर दी क्या, हाँ सब एक गलती कर दी ना, अब गलती क्या कर दी देखो, यहाँ पे भी हमने क्या रख दिया सी, तो ये सी थोड़ी था, ये देखिए ना एक्स कितना है, एक्स तो 0 है, ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, ये मैंने भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ये कितना एक्स 0 है ना, एक्साइटमेंट में कभी गलती नहीं करनी है, हम क्या कंसेप्ट तो ये लगा के और फॉर्मूला उसी को दिमाग में चलता गया, इसलिए गड़बड़ हो गई। देखिए यहाँ कितना है, यहाँ है हमारे पास सी, है ना, यहाँ कितना है सी, और ये वैल्यू मिल रही थी अपने को, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे 0 है, क्योंकि देखिए इसमें तो वी बी वाई वाला कंपोनेंट है, तो वी बी वाई वाला तो सी था, लेकिन ये जो है ये क्या वी बी डैश एक्स है, तो एक्स कंपोनेंट कितना है 0, ये दिमाग में रखना, एक्स कंपोनेंट 0, तो ये कितना होगा 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा यू बी वाई जो है मेरा वो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो ये क्या बनेगा सी, और ये बन जाएगा 1 माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि बाहर ले जाके इसको कैंसिल आउट करने से भी कोई मतलब नहीं है, तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है मेरा यू बी
y जो बना वो क्या बन जाएगा c 1 माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, ये दूसरा कंपोनेंट। अब मुझे तीसरा कंपोनेंट निकालना है। तीसरा कंपोनेंट क्या है? यू बी जेड। ठीक है, यू बी जेड क्या हो जाएगा? यू बी डैश जेड। ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, फॉर्मूला लिखा हूँ मैं डायरेक्ट, है ना। उसके बाद 1 प्लस यू बी डैश एक्स। ठीक है, एक्स कंपोनेंट, यू बी डैश एक्स कंपोनेंट, फिर वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज रखिए। तो ये कितना है? यू बी जेड 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब सारा का सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्या? यू बी जेड 0 है, यू बी जेड 0 है तो ये 0 हो गया। देन उसके बाद में हाँ ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारा का सारा क्या जाएगा? 0, जिसमें कोई वैल्यू इसकी मिलनी नहीं है। ठीक है, तो यू बी जेड कितना हो गया? 0। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो था हमारा, हमने इसके रेस्पेक्ट में 3 कंपोनेंट मिले। ठीक है, तो मुझे टोटल वेलोसिटी निकालनी है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ? यू बी। तो यू बी क्या होता है? यू बी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस यू बी वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस यू बी जेड कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट। यही करते हो भाई, वी एक्स वी वाई वी जेड दे रखा है तो उसका इसी तरह से करते हो ना, तो कर दीजिए। तो यू बी का स्क्वायर, ये देखिए यू बी एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है? यू बी एक्स ये है, तो कितना आया? वी ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? सी स्क्वायर। ठीक है, इसका करोगे तो 1 माइनस वी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये कितना है? 0, इन पूरे का रूट ले लो। तो कुल मिला के वी ए स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर यहाँ जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में आएगा तो कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा? सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ठीक है, ये रूट वी ए स्क्वायर से कैंसिल आउट, सी स्क्वायर का रूट, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? सी। तो यू बी कितना आ गया? सी। ठीक है, हो गया, कोई समस्या नहीं है ना? कोई समस्या दिमाग में रखना भी मत। एक बार अगर इस क्वेश्चन को समझ लोगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो ये है कंसेप्ट को समझ लोगे, तो कभी भी आपके कोई क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। कंसेप्ट दिमाग में क्या रखना है? जिसकी वेलोसिटी निकाल, देखो फॉर्मूले तो आपको याद रहने ही है और रह जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और रहने भी चाहिए। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं वो साथ में। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है कि आप को एस किसको मानना, एस डैश किसको मानना और ऑब्जेक्ट किसको मानना, वो मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट, इसका जो दूसरा पार्ट है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे। ठीक है, ये आप घर पे फाइंड आउट करेंगे और जब मैं आपको वी इक्वल टू कितना दे देता हूँ? सी दे देता हूँ, ये चीज आप फाइंड आउट करिए। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ आपको। इस बार क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब ये हुआ कि पहले तो आप इन सबको भूल जाइए जो हमने लिया है ना, कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा क्या है उसको भी भूल जाइए। अब इसी बात के बाद ये डायग्राम है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ए की निकालनी है बी के रेस्पेक्ट में, तो ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बी क्या हो जाएगा? मेरा एस फ्रेम हो जाएगा। तो ये क्या है? एस डैश फ्रेम। अब आप देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूले यूज किए उसमें क्या था? v ये माना था, अब v चेंज होगा हमारा, ये दिमाग में रखना। v a यही नहीं रहेगा, ये इस क्वेश्चन में नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा? क्योंकि s के रेस्पेक्ट में s डैश फ्रेम माइनस, s के रेस्पेक्ट में s डैश फ्रेम क्या करती है? माइनस v b j डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, माइनस v b j डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब अब जो आपका फॉर्मूला ये बना रहे थे ना बार बार वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले तो आप इसके लिए निकाल लेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू? ये निकाल लेंगे यू डैश ए एक्स, यू डैश ए वाई और यू डैश ए जेड, वो क्या हो जाएगी? अब क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी आपको? वी ए मिलेगी। ठीक है, वाई और जेड में कितनी? 0 0, तो वाई जेड में 0 0 रहेगी इस बार। ठीक है, उसके साथ जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले के अंदर जो आप ये वी ले रहे थे, ये वी क्या हो जाएगा अब आपका? ये हो जाएगा वी बी। ठीक है, और जे कैप क्या हो जाएगा? माइनस का वी बी जे कैप, क्योंकि एस के रेस्पेक्ट में एस डैश वाई डायरेक्शन में जा रही है। तो फॉर्मूले कौन से लगेंगे? वाई डायरेक्शन वाले लगेंगे, एक्स वाले फॉर्मूले मत लगा दें। जो हम अभी तक जो हम करके आए हैं कौन से करके आए? एक्स वाले, कि एक्स डायरेक्शन में जब मूव हो रहा है तो कैसे लेंगे। तो इसके फॉर्मूले क्या बन जाएंगे अगर आप लिखोगे तो? जो यू एक्स निकालोगे किसके लिए? ए के लिए, यू ए और एक्स कर देता हूं, तो वो क्या जाएगा? यू ए एक्स डैश 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वाई। ठीक है, अच्छा इसमें ए लिख देना ना, ए एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यू वाई ए और वी अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? यू
डैश वाई ए आएगा, यू डैश एक्स ए नहीं आएगा, क्योंकि ये किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है, वाई के रेस्पेक्ट में जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप यू ए वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यू डैश ए वाई प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वाई ए। अच्छा ए पहले लिखा गया, ये उल्टा लिख दिया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नोटेशन समझ जाना। तो वाई ए वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। जेड के लिए फिर से वही यहाँ जेड आ जाएगा, सेम फॉर्मूला होगा। इस बार ये वाई वाला फॉर्मूला ना, उसमें ये वाला बनेगा वी प्लस वाला, ठीक है, क्योंकि ये किस में जा रहा है, इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है। तीनों निकालना और उसको सोल्यूशन करना, आप अपने आप ही इसका सोल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ आपको, उसके बाद यही फिर लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन और वो जो एनर्जी वाले फॉर्मूले रहेंगे वो सब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कभी टाइम है अपने पास में, एक बार देख लेता हूँ टाइम कितना है, अगर ऐसा है तो फिर लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन और टाइम डायलेशन पे भी हम चल सकते हैं, ठीक है। तो हाँ टाइम तो है, वैसे कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो मैं अब ऐसे फॉर्मूले में आपको ऐसे एग्जांपल आपको खूब मिल जाएंगे, आपको करने हो सारे के सारे, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ आगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के ऊपर, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा इसके अंदर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, हिंदी में कहेंगे तो लंबाई संकुचन, है ना। क्या हो जाएगा, लंबाई संकुचन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, लंबाई में संकुचन, यानी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आप के पास कोई रोड या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी जो है कंपेरेबल टू सी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये कब दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज वो क्या आती है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट। ये एक जो है आपके पास कह सकते हैं कि कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आ रहा है, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू जब सी के कंपेरेबल होगी तभी तो इसका इफेक्ट होगा, वरना इफेक्ट कितना होगा। अगर मान लीजिए वी बहुत, जैसे हम नॉर्मली हम लोग चलते हैं तो 100 की स्पीड, 200 की स्पीड, 400 की स्पीड, इससे क्या 1000 की स्पीड चल लेंगे, ठीक है। लेकिन लाइट की स्पीड के रेस्पेक्ट में देखें तो क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको वो इफेक्ट नॉर्मली दिखाई नहीं पड़ता है, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। ये जो चीज कहती है, ये कहता है कि जब एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम, दो फ्रेम है हमारी, एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम है, तो एक तो क्या है, ये एस फ्रेम है, ये एस डैश है, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और यहाँ कोई रोड पड़ी है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, एल नॉट, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, एल नॉट। तो ये एल नॉट किस में है, ये है एस डैश फ्रेम में, ठीक है। किस फ्रेम में है कि एस डैश फ्रेम के अंदर जो इसकी वेलोसिटी लेंथ है वो कितनी है, एल है। तो ये हमें स्टेबल वाली से क्या दिखेगी, स्टेबल वाली से जो दिखेगी वो एल इक्वल टू दिखेगी एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी, ठीक है। जब आप, ये रोड क्या कर रही है, दिमाग में रखना, रोड खुद मूव कर रही है, तो रोड किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, रोड एस के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, और बड़ी स्टेबल किसमें, एस डैश में, ठीक है। तो जिसमें स्टेबल है, जिसमें स्टेबल है, यानी कि ये क्या है, प्रॉपर इसको कह सकते हैं फ्रेम, इसे क्या कहेंगे हम, प्रॉपर फ्रेम, एस डैश, ठीक है। यानी कि मैं मान लीजिए एस डैश फ्रेम हूं, मैं इस रोड को लेके, या इस मान लीजिए मार्कर है मेरे पास, है ना, आप स्टेबल बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं, मैं इसको लेके क्या कर रहा हूं, आपके सापेक्ष चलता हूं। अब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल टू सी। अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में ये क्या है, इस मार्कर की लेंथ इतनी है, लेकिन जब आप इसको देखोगे क्या होगा, आपको छोटा दिखेगा, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इसकी लंबाई। ये है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि एल नॉट तब मेजर कर रहे हैं जब हम उस रोड के ऊपर बैठ के मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, एस डैश खुद एस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ये सारी चीजें आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें क्या होगी, तो फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा बनेगा, एल इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अभी एक ही एग्जाम्पल से मैं सारी चीजें यहाँ आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये था मेरा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे इसको सोल्व करते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, समझिए उसको। क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है। मूविंग विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इन एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी c/2। जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। तो ट्रेन मूव करी, तो ट्रेन को मैं क्या मान लेता हूँ, मान लीजिए एस डैश फ्रेम है ना, या फिर ऐसे मान लीजिए ये मेरी ट्रेन है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में ये क्या कर रही है,
c/2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ए रोड ऑफ लेंथ L0 मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन विद c/4। अब इसके अंदर एक रोड पड़ी है, ये खुद जो क्या कर रही है वो c/4 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। चलिए अगला, इन द एक्स डायरेक्शन, सारे के सारे किसमें ही है, एक्स कैप डायरेक्शन, इधर एक्स डायरेक्शन में ही है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ए, ये कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ, अच्छा लेंथ भी कितनी दे रखी है रोड की, L0 दे रखी है, कितनी लेंथ है, L0 लेंथ की रोड है, ठीक है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ रोड मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर एज अटैच टू द फ्रेम ऑफ रोड, यानी कि इस रोड की लेंथ क्या होगी, ठीक है, जब ऑब्जर्वेबल कहाँ अटैच है, इस लेंथ के इस रोड के साथ ही अटैच। इसका मतलब ये रोड चल रही है तो मेरे हाथ में चल रही है, तो इसका मतलब मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, तो कब कहाँ कर रहा हूँ, इस रोड को हाथ में लेके इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। तो मेरे रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी आई, क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में क्या स्टेबल है भाई, जो भी इस रोड के साथ जो भी ऑब्जर्वेबल इस रोड के साथ अटैच है, तो इसका मतलब क्या है कि रोड उसके रेस्पेक्ट में क्या है, स्टेबल है। तो जब रोड स्टेबल है तो लेंथ कितनी आ जाएगी पहले केस में, ठीक है। ऑब्जर्व्ड लिख देता हूं, ऑब्जर्व्ड बाय फ्रेम विच अटैच्ड टू रोड। इसका मतलब क्या है, रोड के ऊपर बैठ के नाप रहे हो, तो इसका मतलब रोड आपके रेस्पेक्ट में क्या स्टेबल है, तो स्टेबल है, इसका मतलब लेंथ कितनी आ जाएगी, L0 आ जाएगी। क्वेश्चन बी क्वेश्चन कह रहा है, अब बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ रोड मेजर्ड बाय ऑब्जर्वेबल स्टैंडिंग ऑन ट्रेन। अब आप क्या है, पहले कहाँ खड़े थे, यहाँ, दूसरी केस में क्या खड़े हैं, अब यहाँ खड़े हैं। अब ट्रेन के यहाँ खड़े, इसका मतलब क्या है, ट्रेन आपके रेस्पेक्ट में स्टेबल हो गई, लेकिन रोड क्या कर रही है, रोड जब ट्रेन के रेस्पेक्ट में c/4 वेलोसिटी से मूव कर, ट्रेन के रेस्पेक्ट में दे रखे ना, हाँ, ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, c/4 वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जब c/4 वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में मूव करेगी, तो आपके रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी मूव करेगी, c/4 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार जो आपका v है, ठीक है भाई, यहाँ क्या था, यहाँ तो v इक्वल टू आपका 0 था, क्योंकि आप रोड के ऊपर थे। यहाँ v कितना है, c/4 है, तो c/4 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, L हो जाएगी, वो हो जाएगी L0 1 माइनस c/4 का स्क्वायर करेंगे तो c²/16 c², और ये रूट में, तो ये c² से c² कैंसिल, तो L0 16 माइनस 1/16, तो रूट में कितना आ गया, रूट 15 माइनस 16 L0। ये क्या है, ये आपकी लेंथ है। जब आप रोड की लेंथ, रोड को यहाँ से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, जब आप ट्रेन में बैठ के रोड को देखते हैं, तो आपके आंसर क्या आएगा, ये वाला। अब तीसरा केस क्या है कि अब यहाँ खड़े नहीं है, आप कहाँ खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ठीक है। तीसरे केस में आप कहाँ खड़े हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। तो अब आपको इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अब आप सिंपल सा केस की तरह सोल्व नहीं कर सकते कि आपको c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये c/4 से कर रहा है, तो दोनों को जोड़ दो तो आपके रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी हो जाएगी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब क्या देखना है आपको, अब ये देखना है, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला केस है, ये सिंपल वाला केस नहीं है, इसमें आप वेलोसिटी का डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ खड़े हैं, तो आपको देखना है कि रोड आपके रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। रोड आपके रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, रोड आपके रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब रोड क्या होगी आपके लिए, रोड जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। पिछला वाला कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है, रोड क्या होगी मेरी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जब रोड ऑब्जेक्ट है और आपके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना, तो इसका मतलब आप क्या हो, एस फ्रेम हो। तो बची हुई क्या है, ये अपने, ये होगी मेरी एस डेस फ्रेम, जो ट्रेन है वो क्या है मेरी एस डेस फ्रेम हो गई, ठीक है। अब आप निकाल, सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब एक सिंगल वाले से काम चल जाएगा, फॉर्मूले से तीनों कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। तीनों कंपोनेंट कब निकालते हैं, जब क्या हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला केस हो, या फिर डायरेक्शन चेंज हो। अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक फॉर्मूले से काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर, और वो क्यों चल जाता है, क्योंकि बाकी दोनों कंपोनेंट जीरो हो जाते हैं, जब जीरो करते हैं तो कोई वैल्यू आपको मिलती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मेरा हो जाएगा ux इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ux डेस v अपॉन 1 प्लस ux डेस v अपॉन c², ठीक है, ये वाली वैल्यू है। अब यहाँ से देखिए v इक्वल टू कितना आएगा, v इक्वल टू, v का मतलब क्या है, v का मतलब है कि s डेस जो है वो s के रेस्पेक्ट में किस वैल्यू से मूव कर रहा है, ठीक है। तो s डेस क्या है, ट्रेन
ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, c/2 से, तो ये c/2 हो गया। ux डैश देखिए, ux डैश का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो s डैश के सापेक्ष किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये ट्रेन के रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से जा रहा है, c/4 से, तो ये क्या हो गया, c/4 हो गया। वैल्यू रख दीजिए, तो ux इक्वल टू कितना आ गया, यह आ जाएगा c/4 प्लस c/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस c/4 प्लस c/4 c/2, ठीक है, आ गया, कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 4, तो 4 यह हो जाएगा 3c/4, नीचे क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा c², ठीक है, और c² के साथ साथ में अच्छा c² डिवाइड में भी तो है, c² क्या है इसके डिवाइड में भी है, तो c² से c² कैंसिल, ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 1 प्लस 1/8, ठीक है, मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा 1/8, तो 1/8 बनेगा, तो इसको आप आगे ले जाएंगे तो 8 प्लस ये होगा 9/8, उससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो ux इक्वल टू कितना आ गया, चलिए एक बार मैं लिख ही देता हूँ पूरा शॉर्ट में करने के बजाय, ये कितना आ गया 2 टाइम्स, ये कितना आ गया 3 टाइम्स, 2 ऊपर जाएगा तो ux कितना हो गया 2/3 और c, है ना, तो ux कितना हो गया 2/3, तो इसका मतलब क्या है, ये जो रोड है ये आपके रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी जा रहा है 2/3c वेलोसिटी, तो यहाँ पे आपके पास v कितना हो गया 2/3c हो गया, तो यहाँ से आपके पास लेंथ निकालेंगे तो l इक्वल टू L0, ठीक है, 1 माइनस ये रूट में 1 माइनस v² की वैल्यू कितनी है ये, तो हो जाएगा 4/9 c² अपॉन c², तो c² से c² कैंसिल आउट, ये 9 इधर आएगा, 9 - 4 कितना हुआ 5, तो कितना आया 5/9 में रूट और L0, ठीक है, 5/9 रूट L0। आगे सोल्व करना चाहते हो तो रूट 5/3 कर सकते हैं ना, तो वैल्यू कितनी आएगी रूट 5/3L, ठीक है, आया समझ में। देखो वेलोसिटी वाला कंसेप्ट भी आ गया इसके अंदर फिर से, और इसको समझना बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, आपको आना ही चाहिए ऐसे टॉपिक, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही ऐसा क्वेश्चन और एक दो जो आरबीएस ने बड़ा अपना ट्रेंड बना रखा है, पता नहीं क्यों पूछते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं पर फिर भी पूछते हैं, तो मैं उसको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन होते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि ये मान लीजिए एक क्या है ओवल है ना, ये क्या है ओवल यानी कि, या फिर कह देते हैं इलिप्स है, ठीक है। ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स की ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस मान लीजिए दे रखी है उन्होंने 4 या 16 देते हैं, 16 और 9 देते हैं ना, 16 और 9 देते हैं, ये 16 और 9 है, तो या 4 और 3 ऐसे ही कुछ देते हैं नॉर्मली, शायद 3 दे देते हैं, 3 और 4 है ना, तो ये क्या है 3 और ये कितनी है 4 है। अब ये पूछा जाता है कि इस ओवल को क्या कहते हैं, इस ओवल को सर्कल बनाने के लिए, यानी कि आपको सर्कल दिखाई दे, ये जो आपका इलिप्स है, ये इलिप्स क्या सर्कल दिखाई दे, तो क्या करना पड़ेगा, इसको किस वेलोसिटी से मूव कराना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में मूव कराना पड़ेगा। अब आप देखिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है, जिस डायरेक्शन में आप मूव करोगे वो डायरेक्शन आपकी क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो अब मुझे सर्कल बनाना, तो सर्कल के लिए क्या होता है, सर्कल के लिए रेडियस क्या होनी चाहिए, रेडियस जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना है, इस रेडियस को कम करना है भाई, अगर मैं इस वाई डायरेक्शन में जाता हूं तो क्या होगा, चपटा हो जाएगा और सर्कल बनेगा, और एक्स में जाऊंगा तो क्या होगा, वाई में 3 रहेगा लेकिन एक्स वाला क्या होगा, दबेगा, तो मुझे एक्स को दबा के तो सर्कल बनाऊंगा इसको, तो एक्स को दबा के क्या करना है, मुझे इस वेलोसिटी से मूव करवाना होता है, ठीक है। अब किस वेलोसिटी से मूव कराना है, तो ये फॉर्मूला रहा आपके पास, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो लेंथ है मेरी, ठीक है, जो प्रॉपर लेंथ है, इस लेंथ को कितना करना है, सॉरी लेंथ को कितना करना है 3 करना है, दिखने पे कितनी दिखे 3, और है कितनी ये 4, तो वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ठीक है, रख दीजिए, क्या वैल्यू रखते हैं यहाँ पे इस तरह से कि ये मेरी 3 दिखनी चाहिए, 4 मेरी दिख रही है, और 1 माइनस v मुझे फाइंड आउट करना है, c² ये दे रखा है, ठीक है। तो कितना हो गया, स्क्वायर हटा के 9/16 इक्वल टू 1 माइनस v² अपॉन c² कर देते हैं, इसको इस तरफ लाओ तो v² अपॉन c² इक्वल टू 1 माइनस 9/16, 9 माइनस 16 करते हैं तो ये 16 यहाँ चला जाएगा, 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है, 8 आएगा 7, हाँ 6 यहाँ से लिखा 7 आ गया, 7/16, तो c अच्छा v, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में 7/16 और c, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे और सोल्व करके 4 में करना है, जो भी करना पॉइंट में वो आप ले सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आंसर फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है, यही आएगा ना, 16 यहाँ गया, 9 माइनस हुआ, ठीक है,
16 जो है रूट में ही आंसर आ जाता है। अब मुझे बताइए ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लगा या फिर वो तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, फिर भी उन क्वेश्चन को हम छोड़ के आते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि कंसेप्ट पता नहीं है। भाई लेंथ कॉन्ट्रैक्शन करना है करा दीजिए। अब इसका उल्टा कर देंगे कि ये मान लीजिए सर्कल है, क्या कर देंगे सर कि सर्कल है तो सर्कल जो है वो इलिप्स दिखने लग जाए तो क्या करना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में मुंह घुमाएं, तो किसी में भी जा सकते हैं फिर अपना। तो अभी ये किस में जा रहे हैं, एक्स में जा रहे हैं, फिर आपको कहते हैं कि वाई डायरेक्शन में इसकी ऑब्लिक रहे तो एक्स में जाना पड़ेगा, और अगर जो इसी लघु अक्ष है वो किस में रहे, वाई डायरेक्शन में रहे तो आपको एक्स अक्ष में जाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजें दे रखी होती है। इसी तरह से एक यहाँ पे आता है टाइम डायलेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। फिर एक आता है टाइम डायलेशन। तो टाइम डायलेशन का जो है अभी तक कोई न्यूमेरिकल पूछा नहीं गया है नॉर्मली। ठीक है, पूछ भी ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टाइम डायलेशन का मतलब क्या है कि अगर आप मान लीजिए प्रॉपर फ्रेम में है तो आपको टाइम कुछ अलग दिखेगा, और जब आप मान लीजिए उसमें है स्टेबल फ्रेम में तो टाइम कुछ अलग दिखेगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, टाइम डायलेशन। यानी कि कुल मिला के टाइम पीरियड वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे प्लेन में या किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जो रिलेटिव टू जो आपकी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो आपकी जो गाड़ी है, ठीक है, वो आपकी गाड़ी क्या होगी, मैं अगर नीचे खड़ा हूँ और आप अगर जा रहे हो तो मेरी गाड़ी मान लीजिए मुझे लग रहा है कि एक दिन हो गया, तो आपकी गाड़ी में एक दिन से क्या होगा, आपकी गाड़ी में वो धीरे चलने लग जाएगी, तो आपकी गाड़ी में एक दिन से भी कम टाइम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ बैठा बैठा फिर कह सकता हूँ मेरी गाड़ी तेज चलेगी, आपकी गाड़ी सही चल रही है। ठीक है, तो दोनों केस हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं मेजरमेंट करता हूं यहाँ खड़ा खड़ा जो कि स्टेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं, तो मेरी गाड़ी में अगर मान लीजिए 1 साल होगा तो आपकी गाड़ी वहां होगी उसमें हो सकता है 6 महीने ही हो। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या रहोगे, आप हमेशा, या फिर हो सकता है कि आप जब 100 साल बाद यहाँ हो तो मैं तो बूढ़ा, या फिर हो सकता है कि दुनिया से भी चला जाऊँ। ठीक है, क्योंकि 30 साल 32 साल का तो हो गए, 30 से ऊपर चले तो चल जाएंगे। मान लीजिए 50 साल की बात करें तो 50 साल बाद अगर आप मान लीजिए आते हैं यहाँ पे, तो आप तो जवान रहेंगे, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। ठीक है, ये वाली चीज जो है इसमें, इसको बोलते हैं हम टाइम डायलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, टाइम डायलेशन। यानी कि काल, हिंदी में थोड़ा अजीब सा नाम है, काल विस्फरण या काल वृद्धि, है ना, टाइम डायलेशन, काल वृद्धि, काल विस्फरण। इसका फॉर्मूला क्या है, बड़ा सिंपल सा, कि टो से डिनोट करते हैं, तो टो इक्वल टू क्या है, टो नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, बस उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई में आता है, इसमें जिसमें आता है डिवाइड में आता है। तो इसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ और न्यूमेरिकल्स जो है जो आपके आते हैं वो मैं जरूर आपको करवाऊंगा, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में। और जहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी वाले कुछ और फॉर्मूले हैं कि एनर्जी जो होती है इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, काइनेटिक एनर्जी को किस फॉर्मूले से देंगे, टोटल एनर्जी किससे देंगे, कुछ इस तरह की जो चीजें हैं वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी आपके पिछले आए हुए हैं, आप देखना जब आप ये कंसेप्ट यूज करते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी में वेलोसिटी फाइंड आउट करने में मुझे पता है बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, मुझे भी जब तक ये ट्रिक नहीं पता थी उससे पहले मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आती थी, मैंने कभी भी जो है इसके क्वेश्चन कभी नहीं कर पाया, मैं एग्जैक्टली जो आंसर निकलता है वो नहीं निकाल पाया। लेकिन जैसे ही मुझे ये जो कंसेप्ट दिमाग में आया या फिर जो भी कंसेप्ट मुझे पता चला, उसके बाद में ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया, चुटकी में आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।